नमस्कार साथियों, आ चुका आपका होस्ट एंड दोस्त पवन लेकर के ताज़ा तरीन टॉपिक आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल सेंटर झारखंड पे। ये हमारा यूट्यूब चैनल है एजुकेशनल सेंटर झारखंड। आप इसे क्लास में अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने साथियों के साथ शेयर कर लें, ठीक है। पिछले क्लास में हम लोगों ने साथियों पढ़ा था सामाजिक भेदभाव के बारे में ना, कि सामाजिक भेदभाव क्या होता है, हमारे समाज में किस तरह के भेदभाव हैं ना, ये चीज हम लोगों ने देखा था। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था, टॉपिक डील किया था सामाजिक भेदभाव, रूढ़िवादी धारणा और पूर्वाग्रह। क्या था? सामाजिक भेदभाव, रूढ़िवादी धारणा और पूर्वाग्रह। हमने इन सारे टॉपिक को डील किया था। आज हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, चलिए एक मोटिवेशन से स्टार्ट करते हैं। मोटिवेशन क्या है आज का? आज का मोटिवेशन है, यू डोंट ग्रो व्हेन यू आर कंफर्टेबल। क्या है? यू डोंट ग्रो व्हेन यू आर कंफर्टेबल। कहने का अर्थ ये है कि आप तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हैं जब तक आप आरामदायक की जिंदगी जी रहे हैं, आरामदेह जिंदगी जी रहे हैं ना। आप अगर कष्ट भोग रहे हैं, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आपको मेहनत करने में परेशानी आ रही है, तो आप एक अच्छे भविष्य की ओर जा रहे हैं। इसका मतलब ये है, अगर आप कंफर्टेबल, जैसे होता है ना, चलिए मैं आप लोगों को एग्जांपल देकर के समझाता हूँ। जैसे होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, क्या करते हैं, कोई पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। अब पढ़ाई कर रहा है, अगर कोई टॉपिक है वो आज ना कल के कर पढ़ करके कल पर टाल देता है। बहुत सारे लोग जो हैं स्टूडेंट, या फिर जितने भी और लोग जो हैं, स्टूडेंट के अलावा और लोग भी जो हैं, सो क्या करते हैं कि आज ना करके कल पे टाल देते हैं। एक कहावत भी कहा गया है, कल करो सो आज करो, आज करो सो अब, पल में परलय होगी, बहुरी करोगे कब। इस तरह का कहावत भी है। तो देखिए साथियों, अगर आप आज का काम कल पे टाल देते हैं तो वो जो है सो एक तरह से आप अपने ही काम को पीछे धकेलते जा रहे हैं। अपना वर्क को, अपना जो आगे बढ़ने की प्रक्रिया है उसे आप रोक दे रहे हैं ना। इसीलिए आप जितना मेहनत कर रहे हैं, जितनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, जितना आप तप रहे हैं ना, उतना ही आप जो है सो जितना अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, यानी पढ़ाई में जितना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और तो ही उसमें आपको सफलता मिलेगी। आप ऐसे ही कल पे टाल दोगे, जैसे क्या होता है ना, कितने लोग करेंगे, अगर आज रूटीन बनाए हैं, अगर आज रूटीन बनाया है कि कल जो है सो मुझे ये चीज़ कर लेना है, तो आज का रूटीन तो कल के लिए बना लिए, लेकिन कल का काम जो है सो वो क्या करेंगे, परसों करेंगे। तो वो जो है, अगर इस तरह से आप कल पर टालते गए और आप कंफर्टेबल महसूस करते रहे, जैसे बेड पे सोए हुए हैं तो कंफर्टेबल है, चलिए भाई सोए हुए हैं, ठंडा लग रहा है ना, रजाई ओढ़ के सोए हुए हैं, नींद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो इसका मतलब आप जो है सो आराम कर रहे हैं। आपका लाइफ जो है सो एक तरह से नीचे चलते जा रहा है ना। आप अपने लाइफ में ग्रो नहीं कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जब तक आप कंफर्टेबल महसूस करोगे, जब तक आप कंफर्ट में रहोगे, कंफर्ट जोन से जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे, तब तक आप आगे कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कल करो सो आज करो, आज करो सो अब, पल में परलय होगी, बहुरी करेगा कब। इस कथन को आप लोग अपनाइए और इसके बदौलत आगे बढ़िए। कल करना है सो आज कर लेना है ना, अब कल पे नहीं टालना है। अगर आप कल पे टाल रहे हैं, इसका मतलब आप अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ठीक है। चलिए साथियों, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। आज का क्लास हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ लिया था रूढ़िवादी धारणा। क्या पढ़ लिया था? रूढ़िवादी धारणा। रूढ़िवादी धारणा क्या होता है, आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। लड़का एवं लड़की के बीच अंतर, क्या किस तरह के अंतर क्या क्या होते हैं समाज में, किस तरह की बातें फैली हुई हैं, किस तरह की बातें बताई जाती हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जातीय भेदभाव ना, कि जाति को लेकर के कितने किस तरह के भेदभाव किए जाते हैं ना, ये चीज हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग आज सीखेंगे, आज जानेंगे भीमराव अंबेडकर के बारे में। भीमराव अंबेडकर कौन है, भीमराव अंबेडकर का जीवनी, उनके साथ किस तरह का भेदभाव किया जाता था, ये चीज हम लोग जानेंगे, ठीक है। आज का क्लास हम लोग देखेंगे ये सारा। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। आज का क्लास हम लोगों को क्या देखना है, पहले लड़का एवं लड़की के बीच अंतर। क्या बोलता है, हमारे समाज ने
लड़के एवं लड़कियों के बीच स्पष्ट सामाजिक अंतर बना रखा है। सही बात है, हमारे समाज में जो है सो लड़का एवं लड़की के बीच सामाजिक अंतर बना करके एकदम स्पष्ट करके रखा हुआ है ना। किस तरह से? तो आज भी उनके साथ कई तरह के भेदभाव किया जाता है। हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं। हम लोग सबको पता है किस तरह से भेदभाव किया जाता है। चलिए हम लोग जानते हैं किस तरह का भेदभाव किया जाता है लड़का एवं लड़की में। लड़का एवं लड़की के गुणों एवं व्यवहारों के संबंध में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं। आप इन कथनों को ध्यान से पढ़ते हुए दिए गए कॉलम को भरिए और अपने उत्तर के कारणों को चर्चा कीजिए और समझिए ना। क्या है, लड़का और लड़की के बीच जो है सो अंतर दिया गया है, एक कॉलम बनाया गया है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, एक कॉलम बना हुआ है। इस कॉलम में जो है सो आप लोगों को लड़का एवं लड़की के बीच के अंतर को समझना है और बताना है कि क्या किस तरह से किसमें फिट होता है ना। चलिए तो क्या लिखा हुआ है हम लोग पढ़ लेते हैं। वे मजबूत एवं कठोर होते हैं। कौन मजबूत एवं कठोर होते हैं? इसको आप लोगों को वहां पे लड़का एवं लड़की जो कॉलम बना हुआ है उसमें भरना है, ठीक है। उसके बाद वे कोमल होते हैं, रोना इन्हें शोभा नहीं देता। उसके बाद है, मैं थोड़ा जूम कर दूं आप लोगों को अच्छे से दिखे। देखिए, इन्हें घर के काम में अपनी माँ की मदद करनी चाहिए। गुड़िया इनके खेलने के लिए बना है। लंबा बाल रखना इन्हें अच्छा नहीं लगता। ये शरारती होते हैं। वे खाना पकाना अच्छी तरह से जानते हैं। वे नृत्य करना पसंद करते हैं, यानी डांस करना पसंद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास कॉलम दिया हुआ है साथियों, लड़का एवं लड़की का। ये कॉलम है लड़का और ये है लड़की का। ये दोनों जो है सो आप लोगों को भरना है। इस सारे जो दिए हुए हैं पॉइंट्स, इसको देख करके इसमें कौन कौन सा भरा जा सकता है। और ये जो है इसलिए ऐसा दिया हुआ है कि समाज में जो है ना सो इसी तरह का भेदभाव किया जाता है लड़का एवं लड़की के बीच। तो आपके मन में किस तरह का भाव आता है, ये चीज आप लोगों को यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो आप लोग इसे भर लीजिएगा, अपने से बना लीजिएगा घर में। नीचे मैं बताता हूं कि किस तरह का भेदभाव और कौन किसके लिए फिट हो सकता है, ये चीज लिखा हुआ है। कथन, उनके लिए रोना अच्छी बात नहीं है, पर गौर कीजिए। इस कथन से आप क्या समझ सकते हैं? क्या समझ सकते हैं? अपने जिज्ञासा के लिए समाज के विभिन्न लोगों को पूछिए। अधिकांश लोगों का मत है कि यह कथन लड़कों की ओर इंगित करता है, यानी उनके लिए रोना अच्छी बात नहीं है। यह किसके ओर इंगित करता है, किसके ओर दिखाता है, किस तरह ये बताता है कि लड़का की तरफ इसको रखना चाहिए, या लड़का लोग को रोना पसंद अच्छी बात नहीं है, या लड़की लोग को रोना अच्छी बात नहीं है। तो ज्यादातर आप लोगों को समाज में देखने को मिलेगा, किसी से भी आप पूछिएगा तो ज्यादा का आंसर क्या आएगा कि लड़का लोग को रोना अच्छी बात नहीं है ना। उसके बाद फिर से, लड़का एवं लड़की दोनों को रोने का मन कर सकता है। सही बात है। अब मान लो कहा गया है इस तरह से कि उनके लिए रोना अच्छी बात नहीं है, तो लोग क्या कहते हैं कि लड़का लोगों को रोना, लड़का जो है सो रोता नहीं है, लड़के को रोना अच्छी बात नहीं है ना। इस तरह का जो है समाज में लड़का और लड़की के बीच भेदभाव किया जाता है। बताया जाता है कि लड़का लोगों को रोना नहीं चाहिए, लेकिन रोना तो दोनों को आ सकता है, दोनों रो सकता है। जब कभी भय का महसूस हो या डर महसूस हो या फिर कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो, दुख हो, तो दोनों में से कोई भी रो सकता है ना। इसलिए इस तरह का भेदभाव नहीं रखना चाहिए कि लड़का का रोना अच्छी बात नहीं है और लड़की का रोना अच्छी बात है, या लड़की का रोना अच्छी बात नहीं है और लड़का का रोना अच्छी बात है। इस तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। दोनों को समान तरीके से देखना चाहिए एकदम। दोनों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रॉब्लम होगा, दुख होगा, डर लगेगा, तो लड़का भी रो सकता है और लड़की भी रो सकती है, उसमें कोई रुकावट नहीं है ना। हम यह अनुभव करते हैं कि घर में जब कोई लड़का गिर कर रोने लगता है, तब उसकी माँ या बाप या अन्य लोग उसे कहते हैं कि अरे चुप हो जा, लड़के रोते नहीं। देखिए, उसके बाद फिर है, धीरे धीरे वह लड़का जब बड़ा होता है तो वह सीख चुका होता है कि लड़कों को रोना नहीं चाहिए। रोना कमजोरी की निशानी है। पूर्वाग्रह एवं रूढ़िवादी धारणा के कारण हम लड़कों एवं लड़कियों से अलग अलग व्यवहार की अपेक्षा रखते हैं। क्या कहता है साथियों कि जब आप बच्चे थे, हम भी बच्चे थे, आप भी बच्चे थे, जब बच्चे थे
उस समय अगर आप लोग गिर जाते कहीं खेलते खेलते, तो आपकी माँ या पापा या कोई भी घर में जो लोग दादी दादा चाची चाचा जो भी रहते हैं, उन लोगों का क्या कहना रहता था कि अरे चुप हो जाओ, लड़का लोग रोते नहीं है। क्या मन में उसका ये चीज भाव बैठा दिया गया। जब वो बड़ा हुआ तो उसके मन में ये भाव बैठ गया, वो सीख चुका है कि लड़कों को रोना अच्छी बात नहीं है, लड़के रोते नहीं हैं, रोना कमजोरी की निशानी है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर प्रॉब्लम होगा, दुख होगा, डर होगा, तो लड़का या लड़की कोई भी रो सकता है। और यह जो है सो पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी, पूर्वाग्रह क्या था और रूढ़िवादी धारणा क्या था, मैंने आप लोगों को बताया है। तो पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी धारणा का कारण इन लड़का और लड़कियों में अलग अलग का व्यवहार किया जाता है, अलग अलग व्यवहार की अपेक्षा रखा जाता है ना। जैसे उन्हें क्या पसंद करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसे बातचीत करनी चाहिए, इस तरह का अपेक्षा जो है सो समाज लड़का एवं लड़की से रखती है। इन मान्यताओं को हम बिना सोचे मान लेते हैं, जो उसके साथ भेदभाव का कारण हो सकता है। एकदम सही बात है। अगर लड़का को क्या करना चाहिए, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आपका मन है कि मैं जो हूं सो इंजीनियर बनूंगा, लड़की का मन है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, लेकिन घर वाले का मन है कि नहीं, तुम जो हो सो एक ऑफिसर बनोगे। क्या बनोगे? एक ऑफिसर बनोगे, एक आईएएस ऑफिसर बनोगे। अब लड़का का मन है कि हम डॉक्टर ही बने, हमको आईएएस ऑफिसर नहीं बनना है, तो उसे वो बनने दिया जाए ना। क्योंकि इस तरह का जो है सो दबाव बनाना, इस तरह का बात अपने आप से मान लेना, ये जो है सो रूढ़िवादी और पूर्वाग्रह का एक अच्छा एग्जाम्पल माना जा सकता है लड़का और लड़की के बीच। इसलिए इस तरह का भेदभाव दोनों के बीच नहीं करना चाहिए। जो जिसको मन है वो बने, उसमें क्या है। हाँ, लेकिन अच्छा चीज बने, जैसे चोर ना बने ना, इस तरह का काम कुछ अच्छा ही करे, ऐसा जो है सो उम्मीद रखना चाहिए। गार्जियन को ऐसा नहीं करना चाहिए कि उन पे प्रेशर बनाना चाहिए कि नहीं, मैं जो बोल रहा हूं वो तुम्हें करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए ना। इस तरह का जो है सो भेदभाव लड़का और लड़की के बीच किया जाता है। उदाहरण के लिए महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कमजोर आंकने के कारण सैन्य सेवा जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं में पर्याप्त अवसर प्राप्त नहीं है। खैर, अब तो एनडीए सरकार, एनडीए जो है सो नेशनल डिफेंस एकेडमी ना, वो जो है सो लड़कियों को भी अपने अंडर जो लेने लगी है एडमिशन, यानी वहां पे जो है सो वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं और वो सैन्य सेवा में जा सकते हैं, अपने देश के लिए सैन्य सेवा दे सकते हैं। ऐसा जो है सो कानून पारित हो चुका है। लेकिन इस तरह का जो है सो लड़का और लड़की में पहले कमजोर आंका जाता था कि लड़का मजबूत है तो वो जो है सो आर्मी बन सकता है, पुलिस बन सकता है। लड़की कमजोर होती है तो वो पुलिस नहीं बन सकती है, आर्मी नहीं बन सकती है, एयरफोर्स नहीं बन सकती है, नेवी नहीं बन सकती है, पायलट नहीं बन सकती है। इस तरह का जो है सो दोनों में कमी आंका जाता था, दोनों में भेदभाव इस तरह का किया जाता था। लेकिन अब जो है सो इस तरह का काम नहीं होता है, क्योंकि अब जो है सो दोनों को दोनों को समान दर्जा दिया गया है और ऐसा ही होना चाहिए, ना कि दोनों में भेदभाव किया जाना चाहिए। चलिए ठीक है। उसके बाद अब हम लोग आगे देखेंगे साथियों जातीय भेदभाव के बारे में। किसके बारे में हम लोग जानेंगे? जातीय भेदभाव। जातीय भेदभाव किस तरह से किया जाता है हमारे समाज में, किस तरह का जात पात को लेकर के भेदभाव करते हैं, ये चीज हम लोग जानेंगे। आप अपने आसपास के लोगों को अनेक कार्य करते देखे होंगे। उदाहरण के लिए कृषि कार्य, मछली पालन, पढ़ाना, लकड़ी काटना, विभिन्न प्रकार के इस तरह का काम किया जाता है और करते भी हैं लोग, क्योंकि उनको अपना जीविकोपार्जन करना रहता है, अपना जीव को, अपने परिवार को आगे बढ़ाना रहता है, तो वो सब काम तो करना ही रहता है। इस विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को बनाना, कपड़ा सिलना आदि, ये सभी कार्य लोगों की आजीविका के साधन है। मैंने बताया आप लोगों को, ये सभी जो है सो उन लोगों को जीविकोपार्जन में मदद करती है, उन लोगों के जीने के, खाने का, रहने का, ये सब जो है सो एक आजीविका के रूप में देखा जाता है, आजीविका का एक साधन है ना। समाज के लोग इन कार्यों को समान महत्व का नहीं समझते। समाज में जो है सो इस सभी के कार्यों को सामान्य महत्व नहीं दिया जाता, समान दर्जा नहीं दिया जाता है। कुछ कार्य जैसे सफाई करना, कपड़े धोना, कचरा उठाना आदि का काम महत्व आदि को कम महत्व तथा उसे करने वालों को निम्न दर्जे का समझा जाता है। जैसे
आपके घर के बगल में नली है, नली कोई अगर साफ करने आया है और कोई आपके घर में कपड़ा धोने आया है, कोई जो है सो आपके कपड़े को इस्त्री कर रहा है, यानी उसको जो है सो आयरन कर रहा है, तो इस तरह के जो काम करते हैं लोग ना, तो उसको जो है सो एक कम दर्जा दिया जाता है और निम्न दर्जा के नजरिए से देखा जाता है कि तुम जो हो सो कचरा साफ कर रहे हो, कचरा उठा रहे हो और नली साफ कर रहे हो, तो तुम जो हो सो हमसे नीचे हो, हमसे जो हो सो जाति में नीचे हो, हर एक चीज में नीचे हो जो कि तुम ये काम कर रहे हो। जबकि वो एक देश के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, कचरा साफ कर रहा है, यानी गंदगी हटा रहा है ना भाई। अगर गंदगी वो हटा रहा है तो किसके लिए हटा रहा है? वो तो पूरा देश के लिए है ना, एक तरह से, क्योंकि सब लोगों को सुखी महसूस होगा, सब लोगों को जो है सो साफ सफाई महसूस होगा। इस तरह का अगर काम कर रहा है वो, तो उसे जो है सो समाज, हमारी जो समाज है वो एक निम्न दर्जे की तरह से देखती है, निम्न तरीके से देखती है कि तुम जो हो सो एक नीचे कैटेगरी के लोग हो, नीचे कास्ट के लोग हो ना। यह जाति व्यवस्था को एक महत्वपूर्ण जाति व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसमें आज बहुत लोग सकारात्मक बदलाव आया है। आज भी अब जो है सो कुछ में सकारात्मक बदलाव आ चुका है। पहले इस तरह का बहुत ज्यादा देखा जाता था कि तुम जो हो सो नली साफ कर रहे हो तो तुम जो हो सो हमसे नीचे कैटेगरी के आदमी हो गए, नीचे कैटेगरी के आदमी हो, कम वैल्यू दिया जाता था, कम दर्जा दिया जाता था, तुम जो हो सो हमसे दूर रहो, ये रहो वो रहो, मतलब हर एक तरह के भेदभाव किए जाते थे। और इस तरह का भेदभाव जो है अब बहुत कम देखने को मिलता है। अब जो है सो हर एक हमारे समाज में कुछ लोगों के मन में तो नहीं, लेकिन ज्यादातर लोगों के मन में सकारात्मक विचार आ चुके हैं और सकारात्मक विचार के रूप से वो देखा जाता है। ठीक है। प्राचीन काल में जाति व्यवस्था अत्यधिक दृढ़ थी। प्राचीन काल में मैंने भी बताया ना कि पिछले पुराने कुछ दशकों में जो है सो पीछे जाति के लिए बहुत ज्यादा जो है सो दृढ़ थी, अत्यधिक दृढ़ थी व्यवस्था, जो है सो बहुत ज्यादा विरल था, विकट था, एकदम समझिए बकवास था, इस तरह से कहा जाए तो। जन्म के अनुसार जाति का निर्धारण होता था। अगर आप किसी कास्ट में जन्म लिए हैं, वो उस समय फर्क नहीं पड़ता था, आप किस घराने में जन्म लिए हो उस तरह से जाति का निर्धारण किया जाता था। लोग अपनी जाति के व्यवसायों को अपनाने के लिए बाध्य थे। निम्न समझे जाने वाले कार्य करने वालों की सामाजिक स्थिति और भी बदतर थी। ऐसे लोगों को अछूत कहा जाता था, यानी अगर कोई छोटा काम कर रहा है, जैसे नली साफ कर रहा है, कचरा उठा रहा है, तो उन लोगों को अछूत माना जाता था कि हमसे दूर रहो, अगर तुमसे हम छुआएंगे, अगर तुम हमसे टच हो जाओगे, छू जाओगे तो हम छुआ जाएंगे, मुझे पाप लगेगा। इस तरह का सबके मन में विचार था समाज में। लेकिन अब जो है सो बहुत ज्यादा कंट्रोल है इस सब पे। अछूतों को उनके सामाजिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। उदाहरण अछूत लोगों को जो है सो, यानी निम्न दर्जे के जो लोग थे, निम्न कास्ट के लोग, जो जाति के लोग थे, उन्हें जो है सो समाज के बहुत सारे व्यवस्था से वंचित रखा जाता था, समाज के बहुत सारे अधिकार से वंचित रखा जाता था। जैसे मैंने बताया था ना कि पिछले क्लास में कि बहुत सारे घर पे जैसे कुआं रहता था, तो निम्न जाति के लोग वहां उनको जाना मना रहता था कि तुम मेरे कुआं से पानी नहीं भर सकते हो। अगर कोई उच्च जाति का लोग कोई आदमी है, तो वो निम्न कास्ट के लोगों को, निम्न जाति के लोगों को, निम्न दर्जे जो दिए जाते थे, उन लोगों को उनके घर से पानी कुआं से भरने का अनुमति नहीं था, इजाजत नहीं था। इस तरह का भेदभाव किया जाता था। उदाहरण के लिए वे स्कूलों एवं अन्य जाति के बच्चों के साथ पढ़ नहीं सकते थे। मंदिरों में उनका प्रवेश वर्जित था। सार्वजनिक कुओं में पानी लेना उनके लिए संभव नहीं था। मैंने भी बताया ना कि उदाहरण के लिए देखिए, स्कूल में जो है सो पढ़ने के लिए साथ में बैठ के नहीं पढ़ सकते थे, और फिर जो है सो पानी नहीं भर सकते थे कुआं पे किसी का, मंदिर में पूजा नहीं कर सकते थे अगर निम्न जाति के लोग हैं तो। इस तरह का भेदभाव किया जाता था। इसके लिए मैं आप लोगों को एक मूवी का नाम भी बताता हूं। इसका नाम है परीक्षा। क्या नाम है? परीक्षा। आप लोग उसे एक बार देख लीजिएगा, जरूर देखिएगा अगर समय मिले तो। पढ़ाई छोड़ के नहीं, ऐसे वो काम का ही मूवी है, आप उसे देख सकते हैं। उसमें ये चीज बताया गया है कि किस तरह का भेदभाव किया जाता है निम्न जाति के लोगों में और उच्च जाति के लोगों में, दोनों में किस तरह का भेदभाव एक दूसरे के प्रति होता है ना। ये चीज आप लोग उसमें देख सकते हैं। मूवी का नाम क्या है? परीक्षा। ठीक है। वर्तमान समय में
वर्तमान समय में भी हमारे समाज की विभिन्न जातियां रहती हैं। कोई व्यक्ति चाहे उसकी जाति कुछ भी हो, विभिन्न व्यवसाय को आजीविका के रूप में अपना सकता है। अब जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के स्तर में बहुत कमी आई है, जो हमारे समाज की एकता के लिए अनिवार्य है ना। अब जो है सो जाति व्यवस्था पे जो है सो बहुत ज्यादा कमी आया है। इस तरह का भेदभाव देखने में बहुत ज्यादा भेदभाव नहीं किया जाता है इन सारे चीजों को लेकर के। और यह जो है एक हमारे समाज को यूनिटी यानी एकता में बांधता है, एक साथ सभी को जोड़ता है। और यह जो है सो हमारे समाज को क्या करता है, एक एकताबद्ध, एकतापूर्ण एक जो है सो समाज बनाता है। और यह एक बहुत ज्यादा अनिवार्य भी, बहुत ज्यादा जरूरी भी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानते हैं किनके बारे में। हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान के रचयिता हैं, उनके बारे में हम लोग जानते हैं ना। ये देखिए हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सबका फोटो है। देखिए एक बार क्या हुआ था इनके साथ, ये भी जो है सो निम्न जाति के ये में पहले आते, मतलब आते थे, निम्न जाति से ये भी आते थे। तो इनके साथ एक मैं कहानी बताता हूँ आप लोगों को। इनके साथ एक भेदभाव किया गया था। उसी समय से जो है सो ये हमेशा के लिए इनका प्रयास रहा कि निम्न जाति के लोगों में और उच्च जाति के लोगों में इस तरह का भेदभाव नहीं किया जाए। और इन्हीं के प्रयास के बदौलत ये संभव अभी हो पाया है, हमारे अभी जो वर्तमान काल चल रहा है इसमें। भीमराव अंबेडकर एक बार क्या हुआ कि अपने गांव जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? कोरेगांव, महाराष्ट्र का एक जगह है, कोरेगांव नाम है वहां का। अपने गांव जा रहे थे। जब वो अपने गांव जा रहे थे तो उनको जाने के लिए प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन किसी तरह जो है सो वो अपने गांव पहुंच गए। गांव कहाँ पे पहुंचे? रेलवे स्टेशन पे पहले पहुंचे। तो रेलवे स्टेशन पे वो अपने पिताजी का यानी अपने पापा का या अपने भैया का इंतजार कर रहे थे। जब वो वहां पे इंतजार कर रहे थे तो उनके भैया और पापा कोई आए नहीं थे। अब क्या हुआ कि वहां का स्टेशन मास्टर जो था यानी टीटी जो था, टीटी वहां का जो था सो टिकट चेक कर रहा था सभी का, इनका भी देखा। अब वो जो है सो इनका मदद भी करना चाहता था। भीमराव अंबेडकर का जो है सो, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का टीटी जो है सो मदद करना चाहता था। लेकिन जब उन्हें पता चला कि ये जो है सो निम्न जाति से आता है ना, यानी उस जाति के उच्च जाति के लोगों में इनको दर्जा नहीं दिया जाता है, तो वो जो है सो उनके मन पे एक चेहरे पे एक घृणा का भाव प्रकट हो गया। यानी एक अलग तरीके से इनको देखा गया कि तुम जो है सो हमारे कास्ट के नहीं हो, इसलिए हम तुम्हें मदद नहीं कर सकते। एकदम निम्न जाति की तरह देखा गया, गलत नजरिए से देखा गया। और यह जो है उनके साथ भेदभाव हुआ कि, और जो अगल बगल लोग जो थे वहां के स्टेशन में सभी लोगों को ये पता चल गया कि ये जो है निम्न जाति से है। तो उन लोगों को भी जो है उन लोगों को भी चेहरे पे एक घृणा का भाव प्रकट हुआ। और उन लोगों में भी कोई भी इनकी मदद नहीं किए। इनके साथ इस तरह का कुछ भेदभाव किया गया था रेलवे स्टेशन पे। उसी समय से इन्होंने अपना प्रयास हमेशा जारी रखा कि इस तरह का भेदभाव को मिटाना है, हटाना है। और ये अपने कार्य में सफल भी रहे। इन्हीं के बदौलत हम लोग आज हम लोगों को या फिर जितने भी लोग हैं एक दूसरे के प्रति भाईचारगी की जिंदगी निभाते हैं और एकता बद्ध रहते हैं। इस तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है ना। और इस तरह का जब भेदभाव डॉक्टर अंबेडकर साथ किया गया था तो उन्हें बहुत अजीब महसूस हुआ, यानी असहज महसूस हुआ, बेकार महसूस हुआ कि हमने हमारे साथ इस तरह का क्यों किया जा रहा है, जबकि हमने कुछ गलती भी नहीं किया है। जाति में अगर जन्म लेना ही, इस तरह का निम्न जाति में जन्म लेना ही कुछ गलती है, तो इस तरह का सुधार किया जाए। वो हमेशा मतलब प्रयास किए, उन्हीं के बदौलत हम लोग आज यहाँ तक पहुँच पाए। इस तरह का भेदभाव समाज में नहीं किया जाता है। ठीक है साथियों, आज का क्लास जो है हम लोग फिर यहीं तक रखेंगे। आगे हम लोग कल जो है सो प्रेरणा के रूप में जानेंगे। थोड़ा सा मैं आगे भी बता दूं, यहाँ पे क्या है, क्या है यहाँ पे। इस प्रकार के भेदभाव जो है सो, इस प्रकार के भेदभाव को रोका जा सकता है। किस प्रकार के भेदभाव को? जिस तरह भीमराव अंबेडकर के साथ किया गया था, और बहुत सारे जो भेदभाव जातिगत होते हैं, उस तरह का भेदभाव को रोका जा सकता है जब हर कार्य को समान महत्व का समझा जाए। तब अगर कोई भी आदमी है या फिर कोई भी कास्ट का आदमी है ना, उनके साथ
एक समान दर्जा दिया जाए, समान महत्व दोनों को दिया जाए, उस तरह का, तो इस तरह का भेदभाव को रोका जा सकता है ना। तो आज हमने क्या सीखा साथियों, ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग क्या सीखेंगे, कल से हम लोग जानेंगे ईरा सिंघल के बारे में। ईरा सिंघल कौन है, कल हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे। ईरा सिंघल जो है एक आईएएस ऑफिसर है, 2014 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। ये जो है सो इनके साथ किस तरह का भेदभाव किया गया था ये भी हम लोग जानेंगे कल। और इनको एक मोटिवेशन के रूप में भी जानेंगे। इनके बारे में मैं कुछ और ज़्यादा अच्छा से रिसर्च करके लाऊंगा, अच्छे से जानकारी लेकर के आऊँगा। ये तो बहुत कम है, इनके बारे में मैं कल बहुत ज़्यादा बताऊंगा, क्योंकि इनके बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक प्रेरणा स्रोत के रूप में माने जाते हैं, उन लोगों का प्रेरणा है ये, यानी इन्हीं के बदौलत हम लोग जो है सो इनसे प्रेरणा ले सकते हैं कि किस तरह का भेदभाव इनके साथ किया गया था। और ये जो है सो उस भेदभाव को छोड़ते हुए, पीछे छोड़ते हुए, अपने कठिनाइयों को पीछे छोड़ते हुए किस तरह से एक अधिकारी बने, एक आईएएस ऑफिसर बने ना। चलिए साथियों, तो आज यहीं तक रखेंगे। कल हम लोग सीखेंगे आगे समानता के लिए आंदोलन और थोड़ा सा प्रेरणा, यानी ईरा सिंघल के बारे में हम लोग जानेंगे। ईरा सिंघल एक आईएएस ऑफिसर है, इनके बारे में जानेंगे ना। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से मैं याद दिला दूं, हमारा चैनल है एजुकेशनल सेंटर झारखंड, इसे आप लोग सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें। और जो भी साथी नए हों वो तो सब्सक्राइब कर ही लें, और अपने साथियों के साथ शेयर भी कर दें, ताकि उन लोगों को भी ये मौका हाथ से छूटे ना इस तरह का पढ़ने का। ठीक है, तो चलिए साथियों, आज का क्लास यहीं तक। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार, और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करना है कि महिलाएं आप लोग के साथ सुरक्षित महसूस करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।